India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल देते एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के वैक्सीनेशन के केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले को रखा बरकरार। क्लिनिकल परीक्षणों के परिणाम सार्वजनिक करने का दिया निर्देश। जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते समय असम पुलिस के खिलाफ जिला न्यायाधीश की प्रतिकूल टिप्पणी पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। कहा, मेवाणी की जमानत रहेगी जारी। औरंगाबाद पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ताओं किसानों के खिलाफ केस वापसी पर त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश। केस वापसी पर नीतिगत फैसले को लागू करने को कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं। टीईटी योग्यता का फॉर्मूला अल्पसंख्यक पर संस्थानों पर लागू नहीं। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है कि प्रासंगिक डेटा की गहन समीक्षा के बिना कोविशील्ड और कोवैक्सीन में जल्दबाजी में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी गई थी। अदालत ने कहा कि पारदर्शिता की कमी के आधार पर वैक्सीन को विनियामक अनुमोदन प्रदान करते समय विशेषज्ञ निकायों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि चल रही क्लिनिकल परीक्षणों और परीक्षणों के संबंध में मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के तहत प्रकाशित होने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक डेटा जो बाद में कोविड-19 टीकों के लिए आयोजित किए जा सकते हैं, बिना किसी देरी के जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। रिट याचिकाकर्ता एनटीएजीआई के एक पूर्व सदस्य डॉक्टर जैकब पुलियल ने वैक्सीन के संबंध में एसईसी और एनटीजेआई की बैठकों की विस्तृत मिनटों का खुलासा करने और डीसीजेआई के अनुमोदन या अनुमति देने के तर्कपूर्ण निर्णय और वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने और ऐसे आवेदन के समर्थन में डीसीजेआई को प्रस्तुत किया जाए दस्तावेज और रिपोर्ट का खुलासा करने के लिए निर्देश की मांग की गई थी। ये तर्क दिया गया था कि वैक्सीन के संबंध में क्लिनिकल परीक्षण पूरा नहीं किया गया था और वर्तमान में वैक्सीन केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है, जबकि क्लिनिकल परीक्षण वर्ष 2023 में पूरा होने वाले हैं। यहां तक कि किए गए अंतरिम विश्लेषण से पूर्ण डेटा सेट भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन प्रार्थनाओं का विरोध करते हुए केंद्र ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वैक्सीनेशन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने से पहले सभी चरणों में विशेषज्ञ निकायों द्वारा संबंधित डेटा की जांच की गई थी। रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्रियों का उल्लेख करते हुए पीठ ने इस बात से असहमति जताई है कि क्लिनिकल परीक्षणों से डेटा की ठीक से समीक्षा किए बिना वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी जल्दबाजी में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के खिलाफ बच्चों के वैक्सीनेशन के केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि इसने सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए नियामक क्लिनिकल परीक्षणों के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, उसे जल्द से जल्द सार्वजनिक किए जाएं। वैक्सीनेशन के राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के पूर्व सदस्य डॉक्टर जैकब पुलियल याचिकाकर्ता ने भारत में बच्चों को दी जा रही वैक्सीन के लिए क्लिनिकल परीक्षण डेटा के गैर प्रकटीकरण के मुद्दे पर न्यायालय के आदेश की मांग की है।
साथ में विभिन्न राज्यों में और निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शुरू किए गए जबरन कोविड-19 वैक्सीन जनादेश पर रोक अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को ये मनाने के लिए भी बाध्य किया था कि स्वस्थ बच्चों के लिए प्रायोगिक वैक्सीन अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया था कि बच्चों को कोविड-19 वायरस से लगभग कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा था कि केवल दुर्लभ मामले में जिनमें बच्चों को कोविड-19 के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, उन्होंने परीक्षण आबादी के छोटे आकार और वैक्सीन के सबसे स्पष्ट जोखिमों के अलावा कुछ भी समझने की क्षमता पर भी सवाल उठाया था। नेचर एंड लेसन में प्रकाशित लेखों पर भरोसा करते हुए उन्होंने आगे तर्क दिया था कि बच्चों को वैक्सीन लगाने के जोखिम इसके लाभों से अधिक हैं। न्यायालय का विचार था क्योंकि भारत में प्रशासित वैक्सीन निष्क्रिय वायरस वैक्सीन है और mRNA वैक्सीन नहीं है, इसलिए mRNA से जुड़े जोखिम के संबंध में याचिकाकर्ता की आशंका वर्तमान मामले में विचारणीय नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एक विकलांग अधिकार कार्यकर्ता की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मंत्रियों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान सांकेतिक भाषा के दुभाषी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने जनहित याचिका में निर्देश जारी किया है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार राज्य और राज्य सरकार के अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रियों, सभी के मुख्यमंत्रियों द्वारा आयोजित सभी आधिकारिक प्रेस वार्ताओं में इन फ्रेम सांकेतिक भाषा दुभाषिया रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार सांकेतिक भाषा तक पहुंच बधिर लोगों का मूल मानवाधिकार है। याचिका में कहा गया है कि 2016 का अधिनियम स्पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सार्वजनिक लाभ कार्यक्रमों या सेवाओं तक सार्थक पहुंच प्रदान करने में विफल होना शामिल है। इसके अलावा ये तर्क दिया गया है कि 2016 अधिनियम की धारा 42 विशेष रूप से ये प्रदान करती है कि केंद्र और राज्य सरकार समेत उपयुक्त सरकार का ये कर्तव्य है कि वो श्रवण और भाषण बाधित व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषियों समेत सुविधाएं प्रदान करे। याचिकाकर्ता ने कहा है कि समाचार चैनलों में प्रतिदिन एक बार सांकेतिक भाषा दुभाषिया प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद भी कई समाचार चैनल उक्त दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार सांकेतिक भाषा के दुभाषियों के बिना हजारों सुनने और बोलने में असक्षम लोगों को वास्तविक समय के आधार पर तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री से किसी भी संचार को समझने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन को स्कूली बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील में चिकन समेत मांस उत्पादों को शामिल करने के लिए कहा गया था। शीर्ष अदालत स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यंजन सूची से चिकन समेत मांस उत्पादों को हटाने और डेयरी फार्म बंद करने संबंधी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर भारत संघ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा नोटिस जारी किया जाए और गर्मियों की छुट्टियों के बाद 2 सप्ताह में सुनवाई शुरू होगी। पीठ ने कहा कि इस बीच हाईकोर्ट द्वारा 22 जून 2021 को दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। 22 जून 2021 को हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासन के 2 आदेश डेयरी को बंद करने और स्कूली बच्चों के मिड डे मील की व्यंजन सूची से चिकन समेत मांस उत्पादों को हटाने के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। केरल हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि डेयरी फार्मों का कामकाज अगले आदेश तक जारी रखा जाना चाहिए और लक्षद्वीप के स्कूली बच्चों को मिड डे मील, जिसमें मांस, चिकन, मछली और अंडा साथ ही अन्य पदार्थ तैयार और परोसा जाता है, पहले की तरह अगले आदेश तक जारी रखा जाए। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि जमानत देने के आदेश में आमतौर पर हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, फिर भी इस प्रकार के हस्तक्षेप पर कोई कानूनी रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने और किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश की मदद में हाईकोर्ट
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि जमानत रद्द करना व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है और इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जमानत देने में हस्तक्षेप करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक बहुत ही कठोर और गंभीर परिस्थितियां होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की शादी 2008 में हुई थी, लेकिन उनके बीच कुछ मतभेदों के कारण उसने और उसके पति ने पारस्परिक रूप से 2020 में अपनी शादी को भंग करने का फैसला किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। तलाक की कार्यवाही की लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने एक बेहतर साथी खोजने के लिए एक वैवाहिक साइट पर अपना पंजीकरण कराया। अगस्त 2020 में संयुक्त अरब अमीरात में कार्यरत याचिकाकर्ता अपने तलाक के मामले में केरल आई और एक होटल में रुकी। इस दौरान दूसरे प्रतिवादी ने पैसे मांगे क्योंकि उसने उसे ये आभास दिया था कि वो उससे शादी करने जा रहा है। उसने अपना डेबिट कार्ड उसे सौंप दिया। याचिकाकर्ता का ये मामला है कि दूसरे प्रतिवादी ने उसकी तस्वीरों और वीडियो प्रकाशित करने की धमकी दी और इस तरह उसके साथ बलात्कार किया। उसकी शिकायत के आधार पर दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जज ने कहा, धारा 439 में प्रावधान है कि हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जमानत देने का आदेश हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है, विवेकपूर्ण तरीके से विवेक के प्रयोग की मांग करता है, न कि एक सामान्य परिपाटी के रूप में, और ठोस कारणों से ये समर्थित होगा। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीईटी अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति वी पार्थिबन की पीठ ने आगे कानूनी स्थिति की पुष्टि की है कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में टीईटी योग्यता का फॉर्मूला अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं है। प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चर ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में संविधान पीठ के निर्णय के आलोक में अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों को याचिकाकर्ताओं शिक्षक को उचित वार्षिक वेतन और वृद्धि चिकित्सा लाभ देने और शिक्षक से वसूल की गई किसी भी राशि को केवल इस आधार पर वापस करने का आदेश दिया कि उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा को मंजूरी नहीं दी है। याचिकाकर्ता को साल 2012 में बीटी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी नियुक्ति को इस शर्त पर विधिवत मंजूरी दी गई थी कि उसे 5 साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरी करनी होगी। बाद में जब 2016 में स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया तो याचिकाकर्ता को बीटी सहायक के रूप में शामिल कर लिया गया। याचिकाकर्ता को साल 2013 से वार्षिक वेतन वृद्धि भी प्राप्त हुई थी, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही के माध्यम से याचिकाकर्ता को भुगतान की गई वार्षिक वेतन वृद्धि और मातृत्व अवकाश वेतन की वसूली का निर्देश दिया। रिट याचिका में भी इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि स्कूल एक अल्पसंख्यक संस्थान है और याचिकाकर्ता को स्कूल में नियोजित किया जा रहा है। वेतन वृद्धि की वसूली और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि के आगे अनुदान को रोकने की कार्रवाई कानून में उचित नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया, तीसरे प्रतिवादी की अपेक्षित कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक है और इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता। न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा यहां दायर रिट याचिका को अनुमति देने में कोई हिचक नहीं है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते समय असम पुलिस के खिलाफ एक जिला न्यायाधीश द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने असम राज्य द्वारा दायर अपील में नोटिस जारी किया और प्रतिकूल टिप्पणियों पर रोक लगाते हुए कहा कि आदेश की व्याख्या जिला न्यायाधीश द्वारा कांग्रेस नेता को जमानत देने पर रोक के रूप में नहीं की जानी चाहिए। वडगाम विधायक मेवाणी को शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने उस मामले में जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन एक पुलिस महिला की शील भंग करने की शिकायत पर उन्हें तुरंत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। बारपेटा सत्र न्यायालय की टिप्पणी पर उच्च न्यायालय ने कहा कि उसी का समर्थन करने के लिए बिना किसी सामग्री के बनाया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान मामले में उसकी टिप्पणियों का मतलब मेवाणी को दी गई जमानत पर रोक लगाना नहीं है।
जिसके लिए राज्य अलग कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। एडवोकेट जनरल देवजीत सेकिया की प्रतिनिधित्व वाली असम राज्य सरकार ने कथित हमले के मामले में कांग्रेस नेता को जमानत देने के लिए एक पत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय का रुख किया था। विशेष रूप से कथित फर्जी मुठभेड़ों पर पुलिस के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। न्यायाधीश ने मारपीट मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट को झूठा बताया था और मध्य रात्रि में व्यक्तियों की गिरफ्तारी को विश्वसनीयता देने का प्रयास किया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत का ये निष्कर्ष है कि मामला मेवाड़ी को लंबे समय तक हिरासत में रखने के लिए गढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जमानत के लिए मामले में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इधर बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार को अपने आंदोलन के दौरान दर्ज किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के अपने नीतिगत फैसले को लागू करने के निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति एस.जी. महरे की पीठ को सूचित किया गया कि एक समिति ने नीतिगत निर्णय के हिस्से के रूप में सरकारी प्रस्तावों को लागू करने के लिए लगभग 314 मामलों में निर्णय लिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को उन लंबित मामलों में अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया, जिन्हें समिति की सिफारिश के अनुसार 2 सप्ताह के भीतर वापस लेने पर सहमति हो चुकी है। पीठ ने उन संबंधित अदालतों से भी अनुरोध किया जिन्हें ऐसे मामलों को प्राथमिकता देने के लिए वापसी के आवेदनों पर विचार करना था और उनके दाखिल होने की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर उनका निपटान करना था। जिन मामलों को समिति ने वापस लेने का फैसला किया था, राज्य को 15 जून तक लंबित मामलों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसके बाद न्यायालय आगे निर्देश पारित करेगा। पीठ याचिकाकर्ता अजीत काले द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य ने 2016 से किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने का प्रस्ताव करते हुए कई प्रस्ताव जारी किए थे, जिसमें किसी की जान नहीं गई थी। 5 लाख से अधिक की सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान। याचिका में दावा किया गया कि राज्य इन प्रस्तावों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने में विफल रहा है। अप्रैल की शुरुआत में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के अभियोजन विभागों ने आदेश का पालन करना शुरू कर दिया है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक श्रमिक ठेकेदार की अपील का फैसला किया। न्यायमूर्ति पी.डी. नाइक की पीठ ने नकली मुद्रा रखने के संबंध में केवल 7 साल के लिए लूथपुरा शेख की सजा को बरकरार रखा और उसे 10 साल की सजा को आकर्षित करने वाले गंभीर आरोपों से बरी कर दिया। इसका मतलब है कि शेख कम से कम 3 साल जेल से अधिक रहेंगे। अनवर बीवी मुजीबुल शेख, जिन्होंने भी अपील दायर की थी, सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार डीसीबी सीआईडी यूनिट 11 ने शेख को 7 फरवरी 2012 को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था, जब उसके पास से नकली नोट बरामद किए गए थे। एक सह आरोपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अनवर बीवी को 2 अन्य को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। न्यायाधीश द्वारा नोट किए जाने के बाद कि उनके पास से कोई उपकरण नहीं मिला, उन्हें आईपीसी की धारा 489A के तहत जाली मुद्रा के प्रसंस्करण के सबसे गंभीर आरोप से बरी कर दिया गया। सत्र न्यायालय ने 7 दिसंबर 2015 को उन्हें नकली नोटों को असली के रूप में इस्तेमाल करने और रखने के लिए दोषी ठहराया। इस आदेश का विरोध करते हुए आरोपी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि क्योंकि स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई और गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास है, अनवर बीवी को कहां से गिरफ्तार किया गया था या उसके पास से क्या मिला था, इसका कोई सबूत नहीं है। 7 गवाहों के बयान की जांच के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि नकली नोट रखने का केवल एक आरोप शेख के खिलाफ लागू था। औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की 1 मई की राजनीतिक रैली को रोकने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति एस.जी. महरे की खंडपीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई ठाकरे की राजनीतिक रैली को इस आधार पर रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि इससे रमजान के दौरान औरंगाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। याचिकाकर्ता ने औरंगाबाद के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में 1 मई को होने वाली ठाकरे की राजनीतिक रैली को प्रतिबंधित करने और रोकने के लिए अधिकारियों के खिलाफ
परमादेश की मांग की। याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील डीआर काले ने प्रस्तुत किया कि पुलिस आयुक्त औरंगाबाद ने पहले ही कुछ 16 कठोर शर्तें लगाकर रैली की अनुमति दे दी थी। बेंच ने अनुमति की प्रति की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि कामले की आशंकाएं गलत थी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की ओर से डिफॉल्ट जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना एफएसएल रिपोर्ट के दाखिल चालान को अधूरा नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने बिना एफएसएल की रिपोर्ट के दाखिल चालान को पूर्ण मानते हुए याचिका को किसी भी प्रकार की राहत से इंकार कर दिया। एफआईआर के अनुसार तरनतारन निवासी याचिकाकर्ता की 6 साल की पोती 9 अक्टूबर 2021 को दोपहर में कुलविंदर सिंह के घर गई थी। इसी बीच शिकायतकर्ता को कुछ आवाज सुनाई दी थी। जब वो घर के अंदर गई तो कुलविंदर वहां से भाग गया और बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। शर्म के चलते कुछ दिन तक इस बारे में किसी को नहीं बताया गया। बाद में 14 अक्टूबर को शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। याचिका दाखिल करते हुए कुलविंदर ने बताया कि इस मामले में चालान पेश करते हुए एफएसएल की रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में चालान अधूरा है और याची डिफॉल्ट जमानत का हकदार है। जस्टिस सुवीर सहगल ने कहा कि चालान के साथ पीड़िता का बयान, उसकी मां का बयान, दादी का बयान, मेडिकल, कपड़े आदि सौंपे गए हैं। ऐसे में चालान को अधूरा नहीं कहा जा सकता। एफएसएल की रिपोर्ट बाद में तथ्यों को जोड़ने का काम करेगी। निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.